सभी कुमाऊं का जो नक्शा मेरे सामने दीवार पर टंगा हुआ है उसमें जगह जगह कितने ही कांटे के निशान बने हुए हैं और प्रत्येक कांटे के नीचे एक तारीख लिखी हुई है। ये कांटे के निशान चौगढ़ के नरभक्षी शेर द्वारा शिकार किए मानवों के स्थान और उनके मारे जाने की तारीखों के सूचक हैं, जिन्हें सरकार द्वारा अभिलिखित किया गया है। मानचित्र पर ऐसे 64 कांटे बनाए हुए हैं। मेरा यह दावा नहीं है कि यह गणना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने इस मानचित्र में 2 वर्षों के ही आंकड़े लिखे हैं और इस अवधि के दौरान भी मारे गए सभी आदमियों की सूचना मुझे नहीं भेजी गई। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को शेर ने केवल चीर फाड़ कर घायल किया और जो बाद में मर गए, उन्हें कांटे के निशान और तारीखें नहीं दी गई हैं। कांटे का पहला निशान 15 दिसंबर 1925 का है और सबसे अंत वाला 21 मार्च 1930 का। उत्तर से दक्षिण कांटों के बीच की अधिकतम दूरी 85 मील तथा पूर्व से पश्चिम 30 मील है। यह 1500 वर्ग मील क्षेत्र पर्वतों और घाटियों वाला क्षेत्र है, जहां सर्दियों में ऊंची जगहों में गहरी बर्फ पड़ती है और घाटियों में गर्मियों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है। इतने बड़े क्षेत्र पर चौगढ़ के शेर ने अपने आतंक का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। भिन्न भिन्न आकार वाले गांव इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे, जिनमें किसी गांव की जनसंख्या 100 या उससे कुछ ज़्यादा लोगों की थी, तो किसी किसी गांव की मात्र 1 या 2 परिवार की ही। पगडंडियाँ जो नंगे पैरों के उन पर चलने से काफ़ी कड़ी बन गई थी, इन गांवों को परस्पर जोड़ती थी। इनमें से कई रास्ते घने जंगलों में से होकर गुजरते थे और जब कोई नरभक्षी इन रास्तों पर चलना खतरों भरा बना देता तो गांवों का पारस्परिक संवाद संचरण चिल्लाकर ही किया जाता। किसी ऊंची जगह खड़े होकर, जो कोई बड़ी चट्टान या मकान की छत हो सकती थी, एक आदमी पड़ोसी गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कू की आवाज़ लगाता और जब इस कू का उत्तर मिल जाता तो संदेश को बड़ी ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर कह दिया जाता। एक गांव से दूसरे गांव में संदेश इसी तरह उछाला जाता और अविश्वसनीय कम समय के अंदर बड़े बड़े क्षेत्र में सर्वत्र उसे प्रसारित कर दिया जाता। फरवरी 1929 में हुए जिला सम्मेलन में ही मैंने शेर को मारने की कोशिश करने का जिम्मा लिया। उस समय कुमाऊं डिवीजन में 3 नरभक्षी घूम रहे थे और चूंकि चौगढ़ के शेर ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था कि सबसे पहले मैं इसका ही पीछा करने आऊँगा। कांटे और तारीखें लगा हुआ जो मानचित्र सरकार ने मुझे दिया था, वह दिखा रहा था कि यह नरभक्षी काला आगर धार के उत्तरी और पूर्वी ढलानों के गाँव में सबसे ज़्यादा सक्रिय था। यह पर्वतीय धार लगभग 40 मील लंबी 8500 फुट तक की ऊंचाई प्राप्त कर लेती है और इसके शिखर पर घने जंगल है। पर्वतीय धार के उत्तरी मुख के साथ साथ वन विभाग की एक सड़क बनी हुई है, जो कुछ जगहों में मीलों तक बांज और बुरास के घने जंगलों में से होकर जाती है, तो कहीं कहीं वह वन और खेतिहर भूमि के बीच की सीमा भी बन जाती है। एक जगह तो यह सड़क एक गोला लूप निर्मित करती है और इसी फंदे के अंदर काला आगर का वन बंगला बनाया हुआ है। इस बंगले में पहुंचना ही मेरा लक्ष्य था और 4 दिन का पैदल सफर पूरा कर, जिसके अंतिम भाग में 4000 फुट ऊंचाई तक कड़ी चढ़ाई भी चढ़नी पड़ी, अप्रैल 1929 में एक संध्या को मैं वहां पहुंच गया। इस क्षेत्र में शेर का भक्षण बना अंतिम मानव शिकार एक 22 वर्षीय नौजवान था, जो बाहर ढोर चराते समय मारा गया था। वहां पहुंचने के बाद अगले दिन सवेरे जब मैं नाश्ता कर रहा था, इस नौजवान लड़के की दादी मुझसे मिलने आई। उसने मुझे बताया कि नरभक्षी ने उससे किसी किस्म की छेड़छाड़ किए बिना ही इस दुनिया में उसके एकमात्र संबंधी को मार डाला था। अपने पोते का इतिहास जब से उसका जन्म हुआ था बताते और उसके गुणों का बखान करते हुए उसने अपनी 3 दूध देती भैंसों को शेर के लिए चारा बांधने के लिए स्वीकार करने को, यह कहते हुए जोर दिया कि यदि मैं उसकी भैंसों की मदद से शेर को मार पाया तो मुझे यह सोचकर संतोष मिलेगा कि अपने पोते के मारे जाने का बदला लेने में मैंने कुछ सहायता की है। ये भरे पूरे जानवर मेरे किसी काम के नहीं थे, पर यह जानते हुए कि उन्हें स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बुरा लगेगा, मैंने उस वृद्ध महिला को इसके लिए धन्यवाद देते हुए उसे विश्वास दिलाया कि जो ही वे 4 कटड़े जो मैं नैनीताल से शेर के चारे के लिए साथ लेकर आया था खत्म हो जाएंगे तो मैं और चारे के लिए उसके पास इन्हें लेने आऊँगा। आसपास के गांव के प्रधान भी इकट्ठा हो गए। उनसे मुझे पता चला कि यह शेर 10 दिन पहले यहाँ से 20 मील दूर पर्वतीय धार के पूरी ढलान पर बसे एक गांव में अंतिम बार देखा गया था, जहां वह एक आदमी और उसकी पत्नी को मारकर खा गया था। 10 दिन पुरानी गमन रेखा अनुसरण करने योग्य नहीं थी, इसलिए प्रधानों के साथ लंबे समय तक विचार विमर्श करने के बाद मैंने पर्वतीय धार के पूरी पार्श्वर बने डलकानिया गांव जाना तय किया। डलकानिया काला आगर से 10 मील और लगभग इतना ही उस गांव से दूरी पर है, जहां वह आदमी
और उसकी पत्नी मारी गए थे। डलकनिया और उसके आसपास के गांवों पर लगे काट चिन्हों की संख्या से लग रहा था कि इन गांवों के पास पड़ोस ने ही शेर का मुख्यालय बना होने का गौरव प्राप्त कर लिया है। अगले सवेरे नाश्ता करने के बाद मैंने काला आगर छोड़ वन मार्ग का अनुसरण किया, जिसके विषय में मुझे बताया गया था कि यह मुझे पर्वतीय धार के अंत तक पहुंचा देगी, जहां पहुंचने पर मुझे सड़क छोड़नी और पहाड़ी की 2 मील उतराई चढ़कर डलकानिया जाने वाला रास्ता पकड़ना होगा। पर्वतीय धार के किनारे तक सीधे घने जंगलों में से होकर जाती यह सड़क बहुत कम उपयोग की जाती थी तथा उस पर चलने और पशुगमन मार्ग का निरीक्षण करते हुए मैं लगभग 2 बजे दिन के उस जगह पहुंच गया जहां से दूसरा रास्ता फटता था। यहाँ मुझे डलकानिया के कई लोग मिले। उन्होंने कू करने की संवाद संचरण विधि से अपने गांव में मेरे पड़ाव डालने के बारे में सुना था और पर्वतीय धार पर वे मुझे यह बताने आए थे कि आज सवेरे ही शेर ने स्त्रियों की एक टोली पर आक्रमण किया था जब वे डलकानिया से उत्तर 10 मील दूर अपने गांव में अपनी फसल काट रही थी। मेरे कैंप का सामान ढोने वाले लोग 8 मील चल चुके थे। आगे चलने के लिए भी पूरी तरह राजी थे, परंतु गांव वालों से यह जानकर कि 10 मील दूर उस गांव को जाने वाला रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है और घने जंगलों में से होकर जाता है, मैंने अपने आदमियों को गांव वालों के साथ डलकानिया भेजना और शेर के आक्रमण करने की जगह को अकेले ही देखने जाना तय किया। मेरा नौकर तुरंत मेरे लिए भरपेट खाना तैयार करने में लग गया और 3 बजे दिन भली भांति मजबूत बन मैं 10 मील की यात्रा पर चल दिया। अनुकूल दशाओं में 10 मील चलना 2.5 घंटे भर का काम है, परंतु दशाएं यहाँ और कैसी भी क्यों न रही हों, अनुकूल तो नहीं ही थी। पर्वत के पूरी मुख के साथ साथ जाने वाला रास्ता गहरे खड्डों में कभी घुसता, कभी उनसे निकलता, घूम घूम कर जाता था और उसके किनारे कहीं चट्टानें थी तो कहीं घना झाड़ झाकड़ और वृक्ष। और उस समय जब प्रत्येक बाधा में भूखे नरभक्षी के रूप में अचानक आने वाली मौत भी छिपी हो सकती थी, उनकी तरफ सावधानी से ही बढ़ा जा सकता था। इसलिए मेरी प्रगति आवश्यकतावश धीमी थी। अपने लक्ष्य से अभी भी मैं कई मील दूर था कि ढल रहे दिन ने मुझे चेताया कि अब ठहर जाने का समय हो गया है। कोई अन्य क्षेत्र होता हो, सूखी पत्तियों का बिछौना बना तारों की छांव में सो जाने पर रात आराम से बिताना सुनिश्चित हो जाता, परंतु यहाँ जमीन पर सो जाना अप्रीतिकर रूप में मृत्यु के पीछे भागना ही होता। उपयुक्त वृक्ष का चुनाव करने के लंबे अभ्यास तथा उस पर अपने को आरामदेह बना पाने की अपनी योग्यता से पेड़ पर चढ़कर सोना मेरे लिए मामूली बात बन गई है। इस मौके पर भी मैंने एक बांज का वृक्ष चुना और उसकी शाखा पर राइफल को मजबूती से बांध कर मैं कुछ घंटे ही सोया रहा होऊंगा कि पेड़ के नीचे कई जानवरों के चलने से हुई पत्तों की खड़खड़ाहट से मेरी नींद खुल गई। वह आवाज आगे बढ़ गई। अब मुझे पेड़ की छाल पर पंजे खुरचने की आवाज सुनाई पड़ी तो मेरी समझ में आया कि कोई भालू परिवार काफल वृक्ष पर चढ़ रहा है, जिन्हें मैंने पहाड़ी पासों से कुछ नीचे हटकर रास्ते से उगे हुए देखा था। भालू खाते समय बहुत झगड़ालू बन जाते हैं और जब तक भरपेट खाकर वे वहां से चले न जाते सो पाना नामुमकिन था। सूरज निकले 2 घंटे हो चुके थे जब मैं गांव में पहुंचा, जिसमें केवल 2 झोपड़ियां और एक गौशाला थे, जिन्हें चारों तरफ जंगल से घिरे हुए वृक्ष आदि काटकर साफ बनाई हुई 5 एकड़ जमीन में बनाया हुआ था। वहां पर बसा हुआ छोटा सा समुदाय बड़े आतंकी की स्थिति में जी रहा था और मुझे वहां आया देखकर अत्यधिक खुश हुआ। झोपड़ियों से कुछ गज की दूरी पर गेहूं के खेत थे, जहां पेट के बल लेटे हुए शेर को समय रहते हुए देख लिया गया था। वह जगह जहां फसल काटने के लिए गई 3 स्त्रियों के पीछे वह लग गया था, बड़ी आतुरतापूर्वक मुझे संकेतिक करके दिखाई गई। जिस आदमी ने शेर को देखकर हल्ला मचा दूसरों को सावधान किया था, उसने मुझे बताया कि शेर जंगल में जाकर छिप गया था, जहां उसके साथ एक अन्य शेर आकर मिल गया था और दोनों जानवर पहाड़ी पास से उतरकर नीचे घाटी में चले गए थे। दोनों झोपड़ियों में रहने वाले लोग पूरी रात सो नहीं पाए थे, क्योंकि दोनों शेर पूरी रात थोड़े थोड़े समय बाद बोल बोल कर अपने शिकार पर आते रहे और उनका बोलना मेरे पहुंचने से कुछ देर पहले ही बंद हुआ था। इस बयान ने कि शेर 2 थे, उन रिपोर्टों की पुष्टि कर दी जो मुझे मिली थी कि नरभक्षी के साथ एक भरा पूरा शेर बच्चा भी था। हमारे पहाड़ी लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं और जब गांव वालों को पता चला कि रात मैंने जंगल में बिताई थी और मेरा पड़ाव डलकनिया में है, तो उन्होंने मेरे लिए खाना तैयार करने की पेशकश की। मैं जानता था कि इससे उस छोटे से समुदाय के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 प्याला चाय देने को ही कहा।
परंतु उस गांव में चाय थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा गुड़ डालकर मीठा बनाया हुआ ताज़ा दूध मुझे पीने को दिया। यह बड़ा संतोषप्रद और खास अप्रीतिकर नहीं पेय होता है यदि कोई इसका अभ्यस्त बन जाए। अपने अतिथियों की प्रार्थना पर जब गेहूं की फसल काटी जा रही थी तो मैं उनके लिए पहरा देता रहा और दोपहर को लोगों की सद्भावनाएं साथ लिए मैं उस दिशा में जिधर शेरों को बोलते हुए सुना था घाटी में नीचे की तरफ चल दिया। यह घाटी लद्या, नंदौर और पूर्वी गौला नामक 3 नदियों के पंडर से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 मील तक चली गई है और यह घने जंगलों से भरी हुई है। इसमें जानवरों का गमन मार्ग खोज पाना असंभव था और शेरों को देख पाने की मेरी आशा केवल उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर पाने अथवा पीछा करके उनका पता लगाने में जंगलवासियों की मदद मिलने पर निर्भर थी। आप लोगों में से जिनको पैदल नरभक्षी का शिकार करने के खेल में लगने की रुचि है उनको यह जानना रुचिकर रहेगा कि जंगल के पशु पक्षियों और आकाश की चारों हवाओं का खेल के इस रूप में महत्वपूर्ण भाग रहता है। जंगल के इन वासियों के नाम बताने की यह जगह नहीं है जिनकी खतरे की पुकारों पर शिकारी काफ़ी अधिक सीमा तक अपनी सुरक्षा और अपने खोज की पशुओं की गतिविधि जानने के लिए निर्भर रहता है, क्योंकि ऐसे इलाकों में जहां पहाड़ी से 3 या 4 मील ऊपर अथवा उतना ही नीचे की तरफ चलने पर स्थल की ऊंचाई में कई हजार फुट का अंतर पड़ जाता है, वहां पेड़ पौधों से भली भांति भरे हुए जंगल में पशु पक्षियों में बहुत विभिन्नता पाई जाती है, किंतु हवा सभी ऊंचाइयों में एक जैसी ही चलती है और नरभक्षी का पैदल शिकार करने के संबंध में इसके महत्व से संगत 2-4 बातें बताना यहाँ अप्रासंगिक नहीं माना जाएगा। शेर यह नहीं जानते कि मानव में ग्रहण चेतना नहीं होती, इसलिए जब कोई शेर नरभक्षी बन जाता है तो मानव के साथ भी वह ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह जानवरों के साथ करता है, अर्थात वह अपने अपेक्षित शिकार की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ चलती हवाओं में बढ़ता है अथवा ऊपर से नीचे की तरफ चलती हवा में उनकी प्रतीक्षा करता लेटा रहता है। इस बात का महत्व उस समय स्पष्ट होगा जब यह समझ लिया जाएगा कि यदि शिकारी शेर को देख पाने की कोशिश में लगा हुआ है तो इस बात की पूरी संभावना है कि शेर भी शिकारी का पीछा कर रहा है अथवा कहीं उसकी प्रतीक्षा करता लेटा हुआ है। दोनों का यह मुकाबला शेर की ऊंचाई, उसके रंग, बिना आवाज किए चलने की उसकी योग्यता के कारण बहुत बेबराबरी का हो जाता यदि शिकारी के लिए हवा वाला कारक कार्य न कर रहा होता। सभी मामलों में जहां गमन मार का पीछा करके अथवा छिपकर शिकार को मारा जाता है, शिकार पर पीछे की तरफ से पहुंचा जाता है। इसी कारण से शिकारी के लिए घने जंगल में घुसना, जहां उसे यह विश्वास करने के लिए प्रत्येक कारण मौजूद है कि नरभक्षी कहीं आसपास ही मंडरा रहा है, उस समय तक आत्महत्या करने के समान होगा जब तक वह हवा की लहरों का पूरा उपयोग करने में समर्थ न हो। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि शिकारी को भूमि की प्रवृत्ति के कारण उस दिशा में जाना पड़ रहा है जिधर से हवा चल रही है, तो खतरा उसके पीछे की तरफ से होगा जिससे निपटने में वह बहुत कम समर्थ होगा, परंतु हवा के आर पार बारंबार मार्ग बदलकर वह उस खतरे को कभी अपनी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ एकांतरित किए रख सकता है। यह योजना छपे अक्षरों में शायद आकर्षक न लगे, परंतु व्यवहार में यह पूरा काम देती है और पीछे की तरफ चलने को छोड़कर मुझे नीचे से ऊपर चलती हवाओं में ऐसे घने जंगलों में जहां नरभक्षी आसपास ही कहीं मंडरा रहा हो चलने को इससे अच्छा और अधिक निरापद कोई अन्य तरीका मुझे ज्ञात नहीं है। संध्या होने तक शेर को कहीं देखे और जंगल में उसके होने की कोई सूचना किसी पक्षी या जानवर से मिले बिना मैं घाटी के ऊपरी सिरे तक पहुंच गया। एकमात्र बस्ती जो उसमें दिखाई दे रही थी वह एक गौशाला थी जो घाटी के उत्तरी और ऊंचाई पर बनाई हुई थी। इस दूसरी रात में वृक्ष का चुनाव करने में मैं सावधान रहा और उसका पुरस्कार रात में मुझे निर्विघ्न मिली नींद से मिला। अंधेरा पड़े अधिक देर नहीं हुई थी कि शेर बोलने लगे और उसके कुछ मिनट बाद भरवा बंदूक 2 बार चलाई जाने की प्रतिध्वनि पूरी घाटी में गूंज गई, जिसके बाद गौशाला में रह रहे चराई करने वालों का किया गया काफी शोरगुल सुनाई दिया। इसके उपरांत पूरी रात शांति बनी रही। अगले दिन के अपराह्न तक मैंने घाटी का चप्पा चप्पा छान डाला था और डलकानिया में अपने आदमियों से जाकर फिर मिल जाने के इरादे से घास लगे ढलान से ऊपर चढ़ ही रहा था कि मैंने गौशाला की दिशा से आती हुई एक लंबी खींची कू की आवाज सुनी। कू की आवाज फिर दोहराई गई और उत्तर वाली कू की आवाज उन तक भेजने पर मैंने एक आदमी को बाहर की तरफ निकली हुई चट्टान पर चढ़ते देखा और उस मौके की जगह से वह पूछने के लिए कि नीचे की घाटी में चिल्लाया
कि नैनीताल से नरभक्षी को मारने के लिए आया साहब क्या मैं ही हूँ। मेरे यह बताने पर कि वह साहब मैं ही हूँ, उसने मुझे सूचित किया कि दोपहर में लगभग घाटी की उसकी तरफ वाले पार्श्व के गड्ढे पर उसके डंगर भगदड़ मचाने भाग निकले थे और उनके गौशाला पहुंचने पर उसने उन्हें गिना तो देखा कि उनमें से एक गाय सफेद रंग की उनमें नहीं थी। उन्हें संदेह था कि गाय को शेर ने मार डाला है, जिन्हें उसने पिछली रात जहां मैं खड़ा था उससे पश्चिम तरफ आधा मील दूर बोलते हुए सुना था। इस जानकारी के लिए उसे धन्यवाद देकर मैं उस खड्ड का मुआयना करने निकला। खड्ड के किनारे किनारे मैं थोड़ी दूर ही चला होऊंगा कि मैं भगदड़ मचाते ढोर डंगरों द्वारा अपनाए गए मार्ग पर पहुंच गया। इन मार्गों का अनुसरण पीछे की तरफ चलकर करने पर मुझे वह जगह ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई जहां गाय मारी गई थी। मारने के बाद गाय को शेरती की पहाड़ी पास से खड्ड में ले गया था। गाय खींचकर ले जाने के मार्ग पर चलना उचित नहीं था, इसलिए घाटी में नीचे जाकर मैं लंबा चक्कर लगाता हुआ उस जगह के पास गया जहां मुझे आशा थी कि मारी गई गाय खड्ड की उस तरफ से यहाँ ही होगी। खड्ड का पार्श्व उस पार्श्व की तुलना में जिससे मारी गाय को इधर नीचे लाया गया था कम ढलवा था। इस पर गहरी शीन प्रनांग उगी हुई थी। उसके ऊपर चलगमन मार्ग अनुसरण के लिए आदर्श भूमि थी। एक एक कदम करके चुपके छाया की भांति मैंने शीन प्रनांग में से होकर जाता रास्ता पार किया। प्रनांग मेरी कमर तक पहुंच रही थी। जब मैं खड्ड की तली से लगभग 30 गज दूर रहा होऊंगा तो सामने हो रही हलचल की तरफ मेरी नजर गई। अचानक एक सफेद टांग हवा में उछली और बड़े जोर जोर से प्रकंपित हुई और फिर अगले ही क्षण भरे हुए गले की गुर्राहट सुनाई पड़ी। शेर अपने मारे हुए शिकार पर जुटे हुए थे और खाने के दांतों में आने वाले मांस के किसी टुकड़े पर उनमें परस्पर मतभेद चल रहा था।